ठीक है दादाजी, स्टार्ट कर दीजिए परम आप, जो शामिल परमपिता हो जाएगा बाबा टाइम। की जय। नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है न्यूनतम आवश्यकताएं और अधिकतम सुविधाएं। तो न्यूनतम आवश्यकताएं किस चीज की? न्यूनतम आवश्यकताएं होंगी वो 5 चीजें हैं जिसके की न्यूनतम आवश्यकता में जरूरत पड़ती है। वह है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा। ये मनुष्य की मौलिक जरूरत है। प्रोत के सिद्धांत के अनुसार, जो प्रोत की व्यवस्था जिसकी हम लोग बातें कर रहे हैं, उसके अनुसार जब भी कभी प्रोत की व्यवस्था समाज में लागू होगी तो इन 5 विषयों का एक मिनिमम मापदंड, स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया जाएगा और उसके हिसाब से उन सबों को उनकी जो क्रय शक्ति इतनी दी जाएगी कि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सक्षम हो सके। क्रय शक्ति कैसे? क्रय शक्ति मतलब ये हुआ कि उनका जो मजदूरी करेंगे, जिस तरह का भी काम करेंगे, चाहे वो बौद्धिक स्तर का काम हो या उनके भौतिक स्तर का काम हो, जिस स्तर का भी काम कर रहे हैं, तो उसका पारितोषिक कम से कम इतना तो हो जिससे कि वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ये प्रोत सिद्धांत का लक्ष्य होगा। प्रोत सिद्धांत का एक ये भी लक्ष्य है कि हम 100% रोजगार की बात करते हैं। हम सभी को 100% रोजगार की गारंटी देंगे। अभी हम बात करते हैं न्यूनतम आवश्यकताओं की। न्यूनतम आवश्यकता में जैसे हमने पहले एक चर्चा किया कि ये जो 5 हमारी मौलिक जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका एक न्यूनतम स्तर का मापदंड होगा और उस मापदंड को निरंतर समय समय पर ऊंचा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार जो मापदंड बन गया फिर वही मापदंड हमेशा बना रहे, ऐसा नहीं। कोशिश ये रहेगी कि वो मापदंड जैसा भी हो आगे बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। ये व्यवस्था के अंदर सम्मिलित होगा। हम जिसकी बात कर रहे थे क्रय शक्ति की, ये संविधान में ऐसा प्रावधान रखा जाएगा ऐसा प्रावधान रखा जाएगा कि मनुष्य की क्रय शक्ति इतनी हो जिससे कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जिसका भी स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर रखा है। तो जो भी प्रावधान के हिसाब से फिक्स होगा और जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो उसकी क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए। क्रय शक्ति क्या है और रुपए पैसे क्या है? हमने देखा है कि जैसे जैसे एक समय था कि आप 2-4 दिन में देखते थे कि एक दाम बढ़ जाता था, तो जब दाम बढ़ गया तो क्या हो गया? रुपए की क्रय शक्ति कम हो गई। जैसे मान लीजिए हम 10 रुपए में 1 किलो गेहूं लेकर के आते हैं, गेहूं की दाम ये 15 रुपए किलो हो जाए तो क्या होगा? हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, 5 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्या हो गया कि रुपए का अवमूल्यन हो गया, उसका डिवैल्यूएशन हो गया। वो क्यों हुआ? उसका कारण होता है कि समाज में जो आर्थिक स्थिति है उसमें मुद्रास्फीति का आना, या इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो जैसे जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आदमी को आप पैसा बढ़ा भी देंगे लेकिन उसकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ती। और क्रय शक्ति ही इम्पोर्टेंट है। हम आज के समय में कितना पैसा हम पा रहे हैं, उस पैसे से हम वो कौन सी सुविधाएं ले सकते हैं उस पैसे, क्योंकि पैसे का केवल महत्व ये है
कि हम उससे कुछ न कुछ लें अपने लिए। तो वो जो लेने की उसकी शक्ति है, उसी को हम बोलते हैं क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर। कि उससे हम क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या वस्तुएं हम प्राप्त कर सकते हैं, वही क्रय शक्ति है। तो संविधान में ऐसा प्रावधान रखा जाएगा कि मनुष्य की जो क्रय शक्ति है, क्रय शक्ति को बरकरार रखा जाए और उत्तरोत्तर उसकी क्रय शक्ति बढ़ती रहे। क्रय शक्ति है तो उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी, तो अपनी मिनिमम आवश्यकताओं की जो चीजें हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा पूर्ति करता रहेगा। सुविधाएं किसको बोलते हैं? हमने बोला मैक्सिमम सुविधा। सुविधाएं वो होती हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट की चीज होती है। जैसे पानी की व्यवस्था करनी हो, तो पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग के यहाँ से 70-80 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व गांव में केवल कुआं होता था और कुआं से ही लोग पानी लेकर जाते थे, अपने घर का काम करते थे, नहाना धोना सब कुछ कुएं से ही होता था। धीरे धीरे देखा 40 वर्ष पूर्व करीब कि लोगों के घर में हैंडपंप लगने लग गए। हैंडपंप से एक सुविधा हो गई कि अब वो जो एक आदमी 100 मीटर 50 मीटर जैसी भी उसकी दूरी रही, घर की दूरी रही हो कुएं से, उतना दूर उसको जाना पड़ता था, उतना दूर नहीं जाना पड़ता और अपने घर में ही उसने हैंडपंप लगा लिया और हैंडपंप के पानी से फिर अपने काम कर रहा है। आजकल क्या हुआ, वो हैंडपंप से भी हम आगे बढ़ गए और घर में टैप का वाटर आने लग गया। मतलब कहीं पर एक टंकी बन गई और टंकी से वो पानी जो है आपके घर तक, जो आपका बाथरूम है, जो आपका किचन है, जहां पर आपको पानी की जरूरत है, वहां डायरेक्टली पानी आ रहा है। ये क्या हो गया? ये धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ गई। क्यों बढ़ी? मनुष्य को आराम पहुंचाने के लिए। सुविधाएं किस लिए होती है? कि हमारा कंफर्ट लेवल, ईज ऑफ लाइफ, जीवन में आराम आ जाए, इसके लिए हम इन सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। तो एक उदाहरण था कि जैसे आज से 100 वर्ष के पहले और आज में कितना अंतर आ गया। हो सकता है ये अंतर गांव के स्तर के लिए एक अलग अंतर होगा और शहर के लिए थोड़ा एक अलग होगा। हो सकता है शहर में ये 100 साल पहले आ गया था या आने आने वाला था, शहरों में यही चीज अब आई है, गांव में अब आई है। इसी तरह का एक और उदाहरण लेते हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, तो बच्चे की स्कूल की फीस माफ कर दी सरकार ने, तो बच्चे के लिए पढ़ने में सुविधा हो गई। बाद में सरकार ने किया, नहीं नहीं, बच्चे की फीस तो माफ है, उसको खाने के लिए नाश्ता भी दो, खाना भी दो। उसकी एक सुविधा और बढ़ी। अब माँ बाप को उसके बच्चे के दोपहर के भोजन की चिंता नहीं करनी है। वो या वहाँ से 2 रोटी लेकर के स्कूल नहीं आ रहा है, ये कॉलेज नहीं आ रहा है, अब उसको वहाँ पर उसको मिलना शुरू हो जाएगा। बाद में हुआ, नहीं नहीं, इसको इतने ही नहीं, इसको कॉपी किताब भी फ्री दे दो। तो मान लीजिए कॉपी किताब फ्री हो गई। नहीं नहीं, इसको बैग भी दे दो, जिसमें बैग में कॉपी किताब रखेगा। ठीक है, इसको ड्रेस भी दे दो, उसको कपड़े भी दे दो स्कूल में आने के लिए, उसको पैर में जूते भी दे दो। ये क्या हो रहा है? धीरे 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 सुविधाएं आगे बढ़ाई जाती है। इससे क्या होता है कि जो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में आ रहा था, उसकी सुविधा बढ़ती चली जा रही है। तो समाज में इस तरह का जो बढ़ावा है वो होते रहना चाहिए। ये हम एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं कि कैसे बच्चे की शिक्षा थी और शिक्षा में कैसे कैसे आगे होता, क्योंकि आज से मान लीजिए 50 वर्ष पहले शिक्षा मुफ्त नहीं होती थी। शिक्षा के लिए कुछ न कुछ पैसा देना पड़ता था। आज से कुछ वर्ष पहले, के 5-10 वर्ष पहले तक स्कूल में भोजन नहीं मिलता था।
अभी थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो गया। अब इस तरह से चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। ये जो क्रमिक विकास हो रहा है, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अधिकतर हमारे भौतिक शरीर से उसका संबंध है। भौतिक शरीर मतलब जो हमारे शरीर का हम कम से कम उपयोग करें, उसके लिए हम भौतिक शरीर की बात हम कर रहे हैं। वो हो गई हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट की। लेकिन भौतिक से कुछ हमारी मानसिक आवश्यकताएं भी हैं। हम फिजिको साइकिक लेवल की भी बातें करते हैं। जो फिजिको साइकिक लेवल है, जो भौतिक आदि भौतिक या भौतिक मानसिक जो हमारी जरूरतें हैं, उनको भी पूरा किया जाए। उनको कैसे पूरा करेंगे? हम एक उदाहरण लेते हैं किसान का। किसान खेती करता है और खेत में उसने बो दिया, मेहनत की, ट्रैक्टर से जोता, ये किया, वो सारा काम किया, और दिन रात वो सोच रहा है कि पानी बरसेगा, ज्यादा बरस गया तो बीज गल जाएगा, कम बरसा तो बीज पैदा नहीं होगा, ये फसल अच्छी नहीं होगी। अब उसी दिन रात चिंता में लगा हुआ है। पानी ज्यादा बरस जाएगा तो दिक्कत है, कम बरसा तो दिक्कत है, समय पे नहीं बरसा तो दिक्कत है, समय के बाद में बरसा तो दिक्कत है। इसी तरह से मान लीजिए फसल बड़ी हो गई, कीट पतंगों का आतंक, कीट पतंगे आके खा रहे हैं। उसके भी कुछ कारण होते हैं, कभी कभी परिस्थिति बस होते हैं, कभी कभी मौसम की वजह से भी कीट पतंगों का आतंक बढ़ जाता है कि वायु में जितनी नमी रहनी चाहिए उससे ज्यादा नमी आ गई और वो कंजीनियल एटमॉस्फेयर हो जाता है कीट कीट पतंगों को ज्यादा पैदा करने के लिए। इसी तरह की और भी नाना प्रकार की चीजें हैं। तो ये इसकी किसान की इन चिंताओं को यदि हम किसी तरह से दूर कर सकें तो क्या होगा? उससे उसको बहुत लाभ होगा। उसको कैसे कर सकते हैं? यदि वैज्ञानिक तौर तरीके से उसको समय बताया जाए कि आज से 15-20 दिन के बाद में मानसून आने वाला है, तो आपकी बुआई आपके जो खेत में जोत कर रहे हो, ट्रैक्टर लगा रहे हो, इस तारीख तक आपका एक काम खत्म होना चाहिए। इस तारीख के अंदर आपको बीज बो देना है। इतने दिन के बाद में बारिश होने की संभावना है। जितना वैज्ञानिक रूप से हम किसान को बता पाएंगे, किसान चिंता रहित होगा। उसकी चिंता का कारण कम हो जाएगा। ये तो एक किसान का एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि किसान की संख्या देश में बहुत ज्यादा है और जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो कर्जे में डूब जाता है, उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो सरकार का यह प्रयास कि वैज्ञानिक तरीके से हम मौसम की जानकारी, किस तरह का बीज वो लगाए जिससे कि उसका उत्पादन बढ़ जाए, किस तरह की तकनीकी उसको खेत में लगा की जाए जिससे उसका उत्पादन बढ़ जाए, उसका नुकसान कम से कम हो। यदि कोई विपरीत परिस्थिति आने पर उसे क्या करना चाहिए जिससे कि उसका नुकसान कम हो, ये जो जानकारी जितनी भी है, ये तो उस किसान को उपलब्ध की जाएगी किसी भी माध्यम से, माध्यम कुछ हो सकता है। तो उससे क्या होगा? उसकी मानसिक चिंता कम हो जाएगी। पहले हमने बात की भौतिक स्तर की। भौतिक स्तर पर भी हम क्या चाहते हैं? हम वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा उसकी जो जितना आराम उसको मिलना चाहिए वो आराम मिलता रहे और मानसिक स्तर पर भी उसको आराम मिले। ये जरूरी नहीं है कि सुबह से शाम तक धूप में वो काम कर रहा है और थका हार आया फिर आके सो गया, फिर सुबह उठा फिर जाकर के खेत में चला गया।
इससे उस मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने का सहयोग नहीं मिलेगा। सहयोग की सुविधा कब होगी? जबकि हम इस तरह का उसको कंफर्ट दे पाए। इन कंफर्ट्स की वजह से ही ये सुविधाओं का बात आई है। अब यहाँ पर ये आता है, क्या सबको हम समान सुविधा देंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। आज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक समय था लोग पैदल जाते थे। कितनी भी दूरी है, 10 मील 20 मील की दूरी है, लोग पैदल निकल जाते थे, कोई सुविधा थी नहीं। धीरे धीरे साइकिल आई, फिर कुछ लोगों के पास साइकिल आई और साइकिल से लोग सवारी करने लग गए। एक जगह से 10-20 किलोमीटर जाना हुआ तो साइकिल से जा रहे हैं। बाद में स्कूटर आई और मोटर गाड़ी आई, और स्कूटर मोटर गाड़ी आने से उसको यातायात की सुविधा और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद में रेलगाड़ियां आई, हवाई जहाज आए या पानी के जहाज आए। ये सारी सुविधाएं एक के बाद एक आती रही। इससे क्या हुआ कि जिस दूरी को हम जाने के लिए एक पूरा दिन लगाते थे पैदल चलते चलते, आज हम उसको 1-2 घंटे के अंदर सवारी करके उस जगह पहुंच जाते हैं। थकावट भी नहीं होती, चाहे अपनी गाड़ी से गए, स्कूटर से गए, जैसे भी गए, और रेलगाड़ी से गए, तो उसमें क्या हो गया, ये हमारी सुविधा बढ़ रही है। तो सरकार का एक दायित्व है, ये जो सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि सभी को हवाई जहाज की यात्रा मिल जाए, सभी को रेलगाड़ी मिल जाए, सभी को मोटर गाड़ी मिल जाए? तो ऐसा संभव नहीं है। तो क्या हो, यदि आज के जीवन में या हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास में विशेष योग्यता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में ऐसी कोई योग्यता, विशेष योग्यता नहीं है, टैलेंट नहीं है। वो टैलेंट क्या है? जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर की और लोगों से उसके पास में कुछ ज्यादा ज्ञान है, जिससे कि वो दूसरों की बीमारियों को दूर करता है। अब डॉक्टर की सुविधा और जो साधारण आदमी है उसकी सुविधा एक तो नहीं हो सकती, उसमें भेद होना जरूरी है। यदि डॉक्टर को ज्यादा सुविधा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा मरीजों को देख पाएगा। यदि उसके हॉस्पिटल में, उसके कमरे में एसी लगा दिया जाएगा, एसी का एनवायरनमेंट रहेगा, तो क्या रहेगा, उसको थकावट महसूस कम होगी। तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा मरीजों को देख पाएगा। तो उसकी सुविधा जितनी ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, समाज के लिए उतना ही अच्छा है। तो ऐसे जितने भी जो विशेष योग्यता के लोग हैं, डिफरेंट मेरिट्स के लोग हैं, उन लोगों को सुविधाएं विशेष तरह से देनी पड़ेगी। मिनिमम आवश्यकता तो सबको देनी पड़ेगी, वहां पर नहीं, लेकिन उसके ऊपर एक कॉमन मैन हो गया, एक हो गया ए पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी, जिसमें कि बहुत सारे टैलेंट उसके अंदर छिपा हुआ, वो टैलेंट समाज के लिए उपयोग करता है। ऐसे सारे लोगों को सुविधाएं थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन इनकी सुविधाओं में एक कॉमन मैन की सुविधा है और एक सुविधा है जो टैलेंटेड लोग हैं। इनकी सुविधाओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, और इस गैप को भी धीरे 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 करके कम करना होगा। ऐसी व्यवस्था प्रौद्ध के सिद्धांत में दी गई है, जिससे कि मानव जीवन सुखमय हो सके, किसी तरह का उसको कष्ट नहीं। अब एक प्रश्न और भी उठता है, जब हम वैज्ञानिक तरीके से ज्यादा सुविधाएं लेंगे, उसका परिणाम क्या होगा कि हमारे पास में ज्यादा समय मिलेगा। ये जो ज्यादा समय मिला, इसका क्या करें?
इसके पहले भी हमने कुछ दिन पूर्व चर्चा की थी इस विषय में, और उसमें कहा गया था कि प्रौद्ध विचारधारा के अनुरूप मनुष्य केवल दिन रात काम करने के लिए नहीं है इस धरा पर आया है। उसके पास जितना भी लेजर पीरियड होगा, जितना भी विश्राम का समय होगा, उस समय को वो अपनी पर्सनल हॉबीज, जो व्यक्तिगत कुछ उसकी इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए लगाएगा। जैसे संगीत हो गया, खेल कूद हो गया, नाटक हो गए, या कुछ और इस तरह की जो विधाएं हैं, उसके लिए उसके पास समय आ जाएगा। दूसरा समय और भी उसके पास है। देखा गया है इन विधाओं को करने के लिए आदमी का मानसिक रूप से उन्नत होना बहुत आवश्यक है। ये जो लोग अच्छे कलाकार होते हैं, जो लोग के अंदर संगीत का, नृत्य का, वादन का, वाद्य यंत्र चलाने का, ये साधारण लोग नहीं होते। ये साधारण लोगों से थोड़े ऊपर की स्थिति इनके मन की होती है। अब इस स्थिति को भी तो आपको इम्प्रूव करना है। जो आज जो हमारी स्थिति है, भौतिक स्तर की तो बात अलग हो गई, मानसिक स्तर पर भी हमारे पास में एक एबिलिटीज है, कुछ योग्यताएं हैं। इन योग्यताओं को भी हमको आगे बढ़ाना है। उसके लिए क्या होगा? तो मानसिक क्षेत्र में उन्नति करनी पड़ेगी, और मानसिक क्षेत्र की उन्नति जब ज्यादा होती है तो वो क्षेत्र फिर बदलता है मनसा आध्यात्मिक क्षेत्र में। उसके अंदर थोड़ा विवेक पैदा होता है। केवल अभी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, उसको विवेक मिलता है, उसको इंट्यूशंस हो जाते हैं, उसको मिलने लगते हैं, और वो जीवन की गहराई को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करने लगता है। ये वही समय है, और नैतिकता का बोध होता है। वो अपने आप को समाज के प्रति जिम्मेदार मानना शुरू करता है कि हमारी कुछ जिम्मेदारी है समाज के लिए, हमारा जीवन के लिए अपने लिए नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है हम समाज को कुछ करें। इस तरह की जब बोधि उत्पन्न होती है मनुष्य में, उसके बाद में आदमी का आध्यात्मिक विकास होता है। आध्यात्मिक विकास के लिए रुझान होता है, जो आदमी उस आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को ज्यादा से ज्यादा करता रहेगा, उसका परिणाम क्या होगा? वो मानसिक रूप से भी मजबूत रहेगा। यदि ऐसा नहीं कर रहा है वो, तो उसका मानसिक रूप से पतन होगा। मानसिक रूप से दृढ़ता बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक पथ पर मनुष्य को चलना ही होगा। बिना उसका कोई गुजारा नहीं है। तो ये जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, अधिकतम सुविधाएं हैं, इनका समाज में होना, इनके समाज में इसकी व्यवस्था होना, उसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य को अधिक से अधिक समय मिले, और उस समय का वो उपयोग धर्म साधना में, अध्यात्म की साधना में लगा पाए। दूसरा कुछ नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि फ्राउड की विचारधारा के अनुरूप न्यूनतम आवश्यकताओं के बाद में, न्यूनतम आवश्यकताएं सबके लिए बराबर हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं सबके लिए बराबर नहीं है। और उसके कारण हम लोग ने अभी देखे, इन सुविधाओं को उत्तरोत्तर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम सुविधाएं बढ़ाते जाएंगे समाज के अंदर, तो उस सुविधाओं में क्या होगा? जो साधारण मनुष्य है उसको उसका लाभ बहुत मिलेगा, क्योंकि थोड़ा तो जो टैलेंटेड लोग हैं और जो साधारण लोग हैं उनके बीच में थोड़ा भेद तो रहेगा। इस भेद को
थोड़ा थोड़ा कम करना है, कम ही नहीं करना है, उन सुविधाओं को बढ़ाते जाना है। जब वो सुविधाएं बढ़ती जाएंगे तो मनुष्य का रूप अलग बन करके आएगा। प्रौद्ध के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी का कहना है कि जैसे जिन जिन अंगों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और जिन अंगों का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं, वो चीजें मजबूत होती जाएंगी और दूसरे अंग हमारे कमजोर होते जाएंगे। तो आज का जो मनुष्य है, जैसे जो हम लोग की परिस्थिति है, जो जिस तरह की सुख सुविधा लेकर के हम लोग इस जीवन में हैं, ये जो जीवन है आज से 100 वर्ष पहले नहीं था। उस समय का आदमी स्ट्रांग होता था, उसके अंदर शारीरिक रूप से मजबूती थी और उसको शारीरिक काम बहुत करना पड़ता था। आज का मनुष्य शारीरिक काम नहीं कर सकता, आज का मनुष्य शारीरिक काम नहीं कर सकता या कम कर सकता है। जो आज से 100 वर्ष पहले जो आदमी जिस तरह से काम कर रहा था, आज वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। आने वाले 100-200 वर्षों में हालत और भी ज्यादा भिन्न होगी और मनुष्य सुविधा सुविधा पा करके अपने शारीरिक क्षमता को खोता चला जाएगा। लेकिन वो सुविधाएं निरंतर इतनी ज्यादा उसकी बढ़ती चली जाएंगी, उसका ऐसा नहीं कि उसका जीवन खराब होगा, ऐसा नहीं होगा। जीवन के मीनिंग चेंज होते जाएंगे, जीने का तरीका, जीने का जो हमारा स्टाइल जो हमारी है वो चेंज होती जाएगी और समाज में एक वो बच्ची आ गई है, इसको ले लो इसको दिखाते हैं ये घूमते हुए आ गई इधर ले लो। तो तो आज से 100 वर्ष बाद में, 200 वर्ष बाद में, 500 वर्ष बाद में, 1000 वर्ष के बाद में जिस रूप में हम लोग आज हैं, उस रूप की हम उस समय कल्पना नहीं कर पाएंगे। हमारा स्वरूप चेंज हो गया होगा, हमारे जो दिमाग है वो बढ़ता जाएगा, उसका विस्तार होगा। हो सकता है हमारे सर बड़े बड़े होते जाएं, हाथ पैर दुबले पतले होते जाएं। इन्हीं कारणों से एक प्रश्न उठता है कि मान लीजिए यदि हमारे पास में इतना आज बुद्धि नहीं है या और बुद्धि का डेवलपमेंट बाद में होगा, तो क्या आज हम आध्यात्म की साधना करने लायक हैं या नहीं है? एक ही प्रश्न उठता है। क्यों आज से 500 वर्ष बाद में, 1000 वर्ष के बाद में जब मनुष्य का बौद्धिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा, तो वो आध्यात्म के रास्ते पर बहुत जल्दी चल पड़ेगा और उसको बहुत ज्यादा अनुभूतियां शुरू शुरू में हो जाएंगी, जो आज के दिन में संभव नहीं होती। उसका ऐसा नहीं कि आज संभव यह नहीं है, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही कितना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत जीनियस आदमी है, बहुत ज्यादा जो कुशाग्र बुद्धि का पुरुष है, वो भी शायद 10% जो उसकी क्षमता है उसका इस्तेमाल करता है। नहीं तो हम 3-4-5% में ही अपनी जो बुद्धि है उसका, ये बौद्धिक शक्ति है, उसका उपयोग कर पाते हैं। तो आज भी यदि हम अपनी बौद्धिक क्षमता का, शक्ति का प्रयोग ठीक से कर दें, तो हमारी अध्यात्म की जो गति है तेज होती जाएगी, तेज हो जाएगी। जो कि ऐसा हम करते नहीं, इसलिए हमारे पास में अध्यात्म के बारे में थोड़ी सी धारणा ये रहती है कि हम अध्यात्म के रास्ते पर प्रयास तो करते हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। तो प्रौद्ध के सिद्धांत के अनुरूप मनुष्य की क्रय क्षमता को इस तरह से बनाया जाएगा जिससे कि वो
अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जिसका एक स्टैंडर्ड फिक्स होगा, एक मापदंड होगा, उसकी वो पूर्ति कर सके। यदि उसकी क्रय शक्ति की पूर्ति वो नहीं कर पा रहा है तो वह सरकार को दोषी ठहरा सकता है, क्योंकि उसकी गारंटी संविधान के अंदर दी जाएगी। वो अपना उसका राइट रहेगा कि हमको ये हमारा अधिकार है, ये हमको मिलना ही चाहिए, और उसके अनुरूप फिर पॉलिसीज बनेंगी। लेकिन जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं में जो टैलेंटेड लोग हैं, जो विशेष विशेष योग्यता रखने वाले लोग हैं, उन विशेष विशेष योग्यताओं के अनुसार उनकी सुविधाएं और लोगों से, अन्य लोगों से थोड़ी ज्यादा होंगी। हालांकि ये जो ज्यादा का अनुपात है धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम किया जाएगा, और जो कॉमन पीपल हैं उनकी सुविधाओं को आगे बढ़ाते, निरंतर आगे बढ़ाते जाना होगा, निरंतर आगे बढ़ाते जाना होगा। उसकी पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये सुविधाएं बढ़ाने का एक ही मतलब है कि मनुष्य जो एक भौतिक स्तर पर जी रहा है उसको हम मानसिक स्तर पर ले आए, और मानसिक स्तर पर ला करके वो अपने समय को साधना के द्वारा ये ऐसा कर पाए जिससे कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो पाए, जिस उद्देश्य से मनुष्य इस धरा पर आया है उस उद्देश्य की वो पूर्ति कर पाए, ये प्रभुत्व का लक्ष्य होगा। तो इसको हम यहीं पर ये समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न होगा तो लेते हैं फिर। दादाजी नमस्कार। नमस्ते। दादाजी इसमें प्रश्न ये है, वैसे प्रश्न अभी इसका जो सेशन चला है उस सेशन से संबंधित तो है, लेकिन सेशन इसके आधार पर कि आगे जो व्यवस्था बन रही है उससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। जैसे कि इसमें ये है कि हम क्रय शक्ति हमारी इस तरीके से बढ़ाई जाएगी कि वो व्यक्ति की जो जरूरतें हैं वो अपने आप पूरी होने लगेंगी। यानी कि व्यवस्थाएं समाज में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि वो अपने आप उसका सारी चीजें उसमें होने लगेंगी। मतलब वो अगर काम सही से नहीं करता है या जो भी है उसकी सारी मानसिकता पे भी समाज ध्यान देगा, सब पर देगा। लेकिन दादाजी ये हम इतने सुंदर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इतना सुंदर थ्योरी है हमारी, तो इस थ्योरी को लोग अपने साथ आत्मसात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब जैसे इस थ्योरी को लेकर जो आमजन है वो ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि हमें ऐसा कुछ मिलने वाला है, तो बस हम एक बार समझ तो लें कि हमें मिलने वाला है तो हम अपना मन तैयार कर लें और उसके लिए संसाधनों को आपस में मिलकर जुटाएं। वो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा दादाजी? आम जन के ननमार्गी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है ऐसा? नहीं, उसका पहला कारण है कि हम लोग नानमार्गी के पास पहुंचे कितने हैं, कहाँ पहुंच पा रहे हैं। हम लोग खुद भी ग्रुप अपने में हम पहुंचते हैं बहुत सारे दादाजी। नहीं, हम आम बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कि हम लोग खुद भी जो हमारे प्रयास रहे हैं हम जन साधारण तक नहीं पहुंच पाए। जन साधारण के जो हमारे प्रभुत्व के प्रणेता श्री प्रभातानंद सरकार जी का यही कहना था, तुम केवल सबको ये बता दो, लोग फॉलो करें नहीं करें इससे कोई मतलब नहीं, ये जाओ और सबको बताओ ये क्या चीज है, इसी से क्रांति आ जाएगी। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाए, या ऐसा हमारा आंदोलन के रूप में नहीं लिया जिससे कि हम ये सबको बता पाए कि हमारी ये व्यवस्था क्या है। एक बार हमने सबको बता दिया, ऐसा नहीं कि सारे लोग साथ में रहेंगे, उसमें जो प्रबुद्ध दो लोग हैं, 1-2% थोड़े बहुत भी है, 10,000 5,000 तो बहुत ज्यादा हो गए, उससे भी कम ये लोग जुड़ जाएंगे ना। क्योंकि हमको भीड़ से मतलब नहीं है, भीड़ तो इस बात को समझती नहीं, उसको इससे कोई लेना देना भी नहीं है। हमको मतलब है ऐसे लोगों से जो इस बात की गंभीरता को समझें और उस गंभीरता को
आंदोलन के रूप में लेकर के हम्म सबके सामने लेके जाए। तो जैसे हम्म ही ये तो एक तरह का भेड़ चाल है कि जैसे ही हम्म कुछ लोग जुड़ेंगे, हम्म अब वो कैसे जुड़ेंगे, क्या होगा, उसकी रूपरेखा हम लोग को खुद तय करनी है। कि जो हम्म यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, ऐसे लोग जो केवल सोचते हैं, ऐसा नहीं, सोचने वाले तो बहुत लोग मिल हम्म जाएंगे, तो उसको हम्म एक्शन में लेके आना के लिए जिनके अंदर हम्म एक मनोबल है, एक साहस है हम्म कि नहीं इस चीज को लेकर के हम जमीन पर जाएंगे, जमीनी स्तर पर जाके बात करेंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम्म अब ये चीज तो किताबों की चीज किताबों में रह जाएगी ना। हम्म। तो वही इसमें एक चीज और महसूस करता हूँ दादाजी मैं कि जैसे एक तो बात ये हो गई कि मान लीजिए नन मार्गी है, उससे ये समझ में नहीं आ रहा मेरे मेरे हिसाब से